Hello everyone, hope all of you are fine. Welcome to LIMS, Leiden Institute of Management and Sciences. This is Sundas Khan, your lecturer for the course of Academic Reading and Writing. This is our 10th lecture. ओके इन दिस लेक्चर हम लोगों ने जो चीज़ें डिस्कस करनी है दोज आर मीन्स यू कैन से कि हम लोगों ने इस लेक्चर में वेज या वेरियस वेज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन करनी है. ठीक है, ये कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्म्स भी आप कह सकते हैं. तो हम लोगों ने जो चीज़ डिस्कस करनी है वो है कि हम कौन से डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिसके अंदर इन्फॉर्मेशन जो है हम कलेक्ट कर सकते हैं. आपको याद होगा मैंने आप लोगों को पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग सिखाई है. तो असल मकसद क्या है उनका पैराग्राफ राइटिंग और ऐसे राइटिंग का? वो ये मकसद है उनका कि आप लोग जो इन्फॉर्मेशन आपके पास मौजूद है, जो आप कलेक्ट कर चुके हैं, आप उसको उनको डिफरेंट वेज़ में किस तरह से जो हो वो पुट कर सकते हो, सेंटेंसेस बना सकते हो, किस तरह से आप उनको पुट करके एक पैराग्राफ बना सकते हो और डिफरेंट पैराग्राफ्स को कंबाइन करके आप एक ऐसे लिख सकते हो. ठीक है, तो हमारे पास डिफरेंट वेज़ हैं ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन. सबसे पहले जो है हमारे पास माइंड मैप्स हैं, देन हमारे पास टेबल्स हैं, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं एंड लिस्ट्स कह लें या ऑर्डर कह लें. तो हमारे पास ये 5 वेज़ हैं जिनके ज़रिए हम लोग जो है इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं और देन हम उस इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हैं पैराग्राफ में, या उस इन्फॉर्मेशन से हम पैराग्राफ बनाते हैं और उन डिफरेंट पैराग्राफ्स को हम कंबाइन करते हैं और एक ऐसे लिखते हैं. अब अगर हम डिस्कस करें कि माइंड मैप्स होता क्या है, तो माइंड मैप जो है वो एक डायग्राम होती है जो कि डील करती है ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, प्लानिंग के साथ, इंफॉर्मेशन गैदरिंग के साथ, डाटा प्रेजेंटेशन के साथ एंड मैनी अदर यूजेस. मींस के जो मैंने आप लोगों को ब्रेनस्टॉर्मिंग सिखाया था कि आपके माइंड में जैसे ही आप लोगों को कोई भी टॉपिक दिया जाता है लिखने के लिए, तो आपका माइंड जो है वो काम करना स्टार्ट कर देता है. तो इसमें क्या होता है, जैसे ही आपके माइंड ने काम करना स्टार्ट कर दिया, वैसे ही जो है आपने डिफरेंट जो है पर्सपेक्टिव्स, डिफरेंट आइडियाज़ जो है आपके माइंड में आना स्टार्ट हो जाते हैं कि मैं ये भी आइडिया लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ. तो उस सब को फिर आप लोग जो हो वो माइंड मैप बनाते हैं. आप उसका आपके माइंड में एक खाका सा तैयार हो जाता है, आपके माइंड के अंदर एक डायग्राम सी बन जाती है जिसके अंदर आप लोग सोच रहे होते हैं कि यहाँ पे ये इसके यूजेस हैं, ये इसके मिस यूजेस हैं, ये इसके एडवांटेजेस हैं, ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं. आप उसको डिफरेंशिएट कर रहे होते हो. उस इन्फॉर्मेशन को भी आप डिफरेंट हेडिंग्स के नीचे जो है वो पुट कर रहे होते हैं. प्लानिंग करते हैं हम लोग. प्लानिंग में भी आप इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हो. आप मीन्स के प्लानिंग के अंदर भी आप लोग डिसाइड करते हो कि आपने उसके कितने स्टेप्स बनाने हैं, कितनी हेडिंग्स बनानी है, एक हेडिंग की कितनी सपोर्टिंग डिटेल्स होनी चाहिए. तो ये प्लानिंग के अंदर आ जाएगा. मीन्स के प्लानिंग में भी आप लोग जो माइंड मैप्स आपने बनाए होते हैं, आप लोग माइंड मैप्स को ही देख कर जो है वो अपनी प्लानिंग करते हो. इन्फॉर्मेशन गैदरिंग जो आप लोगों ने कर ली, इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद आप लोग जो हो उसका माइंड मैप बनाते हो. माइंड मैप बनाने के बाद आप जो है फर्दर जो उसके स्टेप्स हैं जिसके अंदर प्लानिंग है, डाटा रिप्रेजेंटेशन है और अदर स्टेप्स जो हैं वो आप जो है वो कंप्लीट करते हैं. इट अलाउज अस टू यूज़ बोथ साइड्स ऑफ आवर ब्रेन एट वंस. और माइंड मैप वो काम है, वो ऐसी एक्टिविटी है माइंड मैप जिससे आप लोग जो है दोनों लेफ़्ट साइड ऑफ योर ब्रेन एंड राइट साइड ऑफ योर ब्रेन, दोनों साइड्स जो हैं वो एक साथ काम करती हैं. यानी कि जो आपके माइंड जो है वो दोनों माइंड की जो साइड्स हैं, जो दोनों हेमिस्फेयर हैं, जो लेफ्ट हेमिस्फेयर और राइट हेमिस्फेयर है, दो राइट साइड है या लेफ़्ट साइड है, वो दोनों की दोनों जो हैं वो एट वंस एक साथ जो हैं वो हरकत में आ जाती हैं जब आप माइंड मैप्स बना रहे होते हो. तो अगर हम इसको देखें तो लेफ़्ट साइड जो हमारे ब्रेन की होती है वो कंट्रोल करती है लॉजिक को, एनालिटिक्स को, एनालिसिस को और डिटेल्स को. ठीक है, इट इज़ वेरी स्ट्रक्चर्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड. यानी कि जो हमारी लेफ़्ट साइड है, जब भी हम लोगों ने कोई लॉजिकल काम करना होता है, कोई एनालिटिकल काम करना होता है, कोई डिटेल वर्क करना होता है, तो हमारा जो ब्रेन है वो लेफ़्ट साइड का ब्रेन जो है वो काम करता है. हमारा लेफ़्ट साइड का जो ब्रेन है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड होता है. ठीक है, मीन्स कि उसका स्ट्रक्चर बना होता है, वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में जो है वो काम करता है. ठीक है, एक स्ट्रक्चरल और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में काम करता है. राइट साइड जो है वो क्रिएटिव होती है, इमेजिनेटिव होती है और एंड लाइक्स टू थिंक फ्रीली. अब मैंने आपको दोनों साइड्स का डिफरेंस बता दिया है. जब हम लोग माइंड मैप या डायग्राम बनाते हैं तो हमारी जौन सी हैं ये दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं ये यूज़ होती हैं. मीन्स कि हम लोग स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं, ऑर्गेनाइज फॉर्म, एक
तैयार कर रहे होते हैं इन्फॉर्मेशन की, और सेकेंडली जो है हम लोग क्रिएटिव वर्क कर रहे होते हैं, हम लोग इमेजिनेशन यूज़ कर रहे होते हैं। किस तरह से माइंड मैप्स जब आप बनाते हैं तो अक्सर जो है आप लोग डिफरेंट कलर्स को यूज़ करते हैं। यहाँ आपसे कहा जाता है कि अगर आप लोग एक माइंड मैप पेपर के ऊपर बना रहे हैं, एक डायग्राम अगर आप पेपर के ऊपर बना रहे हैं, आपने देखा होगा जब छोटे बच्चे भी डायग्राम बनाते हैं तो डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, वो क्रिएटिव वर्क करते हैं। तो मैं जब भी आप लोग माइंड मैप या आप लोग जो हो कोई डायग्राम बनाते हो तो आप उसके अंदर डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हो। इससे क्या होता है, आपकी क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन सामने आती है और आप लोगों के लिए किसी भी पॉइंट को डिफरेंट कलर्स की वजह से याद करने की वजह से इंपॉर्टेंट जो है वो आपके माइंड में रह जाता है। डिफरेंट अगर जिस तरह से आप 3 कलर्स ले लो, रेड, ब्लू और येलो, और आप कहो कि जो सबसे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो आपने रेड कलर से माइंड में आप फिल कर देना है, तो जो इंपॉर्टेंट मेन आइडियाज़ हैं पैराग्राफ के वो आप रेड से फिल कर रहे हो। देन जो सपोर्टिंग डिटेल्स हैं उन्हें आप लोग जो हैं वो ब्लू से फिल करें, और जो लीस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उन्हें आप येलो से फिल करें। तो आपके माइंड में रहेगा आपके कि आपने रेड कलर में कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी थी, ब्लू से आपने कौन सी इन्फॉर्मेशन लिखी है और येलो से कौन सी। इस तरह से आपके लिए वो चीज़ भूलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अ माइंड मैप इज़ अ डायग्राम दैट डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन विजुअली, मीन्स के जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन नज़र आ रही हो, ठीक है ना। अच्छा, तो ये जो चीज़ है, ये यहाँ पर एक हमें नई चीज़ पता चल रही है कि माइंड मैप जो है वो एक ऐसी डायग्राम है जो कि इन्फॉर्मेशन जो है विजुअली आप तक प्रेजेंट करती है। अब आपने माइंड के अंदर तो जो इन्फॉर्मेशन बना ली, लेकिन फिर आप उस माइंड मैप को जो है वो उतारते हैं अपने पेपर के ऊपर। जब आप पेपर के ऊपर उतारते हो तो फिर वो जो इन्फॉर्मेशन है वो विजुअली जो है आप लोगों को मिल रही है, ठीक है ना। वो डायग्राम जो है विजुअली आप लोगों की आंखों के सामने जो चीज़ हो उसे हम लोग विजुअली कहते हैं। तो जब आप माइंड मैप को पेपर पे उतारते हैं, जब आप जिस तरह से मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोगों ने आउटलाइन बनानी है, तो यहाँ पे आउटलाइन के बजाय आप माइंड मैप बना लें, मीन्स के उसके डिफरेंट ब्रांचेस बनाएं, उसकी सब ब्रांचेस बनाएं, मेन आइडियाज़ बताएं, सपोर्टिंग डिटेल्स बताएं, लीस्ट सपोर्टिंग डिटेल्स बनाएं। इस तरह से जो है वो एक स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा जिसे आप लोग माइंड मैप का नाम दे सकते हैं। अ माइंड मैप इज़ अ विजुअल फॉर्म ऑफ नोट मेकिंग दैट कैन बी डन आइदर इंडिविजुअली और एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप। अब यहाँ पे देखें, ये डिफरेंट तरीके से और बहुत आसान तरीके से आप लोगों पे एक्सप्लेन किया गया है कि माइंड मैप असल में होता क्या है। माइंड मैप जो है इसको आप लोग नोट मेकिंग भी कह सकते हैं, जिसके अंदर आप अपने नोट्स बनाते हो। आप नोट्स तो आपने बनाए हैं ना, जिसके अंदर आप लोग हाईलाइट करते हो, ठीक है ना, वो भी एक किस्म का माइंड मैप होता है। और जब आप हाईलाइट करते हो तो आप बताते हो कि जो हाईलाइटेड पार्ट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू नॉट हाईलाइटेड पार्ट, ठीक है ना। तो उसमें भी कलर आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, इमेजिनेशन आ जाती है। और हम जो है नोट मेकिंग, वो हम लोग नोट्स मेकिंग जो हम करते हैं वो हम लोग इंडिविजुअली भी कर सकते हैं और एज अ पार्ट ऑफ अ ग्रुप भी कर सकते हैं। तो नोट मेकिंग जो है वो आप लोगों के लिए अब माइंड मैप समझना इजी हो गया होगा। यानी कि जिस तरह से आप नोट्स बनाते हो, अपने अपने नोट्स, कोई टीचर जब आपको कोई चीज़ बता रहा होता है और आप उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे होते हो, या जब आप पूरी एक असाइनमेंट बना लेते हो और फिर उसके अंदर से आप हाईलाइट करते हो, अंडरलाइन भी करते हैं अक्सर बच्चे जो होते हैं, वो अंडरलाइन करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो दैट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ माइंड मेकिंग, माइंड मैपिंग। एंड इट्स हार्ट इज़ सेंट्रल इमेज और द आइडिया। और जो हार्ट होता है माइंड मैपिंग का वो क्या होता है, सेंट्रल इमेज और आइडिया। मीन्स के जो सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है वो होता है हार्ट ऑफ द माइंड मैप, या द सेंट्रल आइडिया और द मेन आइडिया ऑफ द, जो मेन आइडिया होता है वो होता है हार्ट ऑफ द माइंड मैप। मीन्स के किसी भी असाइनमेंट की या किसी भी नोट्स मेकिंग की या किसी भी जब हम लोग कोई चीज़ बना रहे हैं, लिस्ट बना रहे हैं, नोट मेकिंग बना रहे हैं, हम लोग आउटलाइन बना रहे हैं, तो जो उसका सेंट्रल आइडिया होगा, सेंट्रल इमेज होगा, मेन आइडिया होगा, वो होता है हार्ट माइंड मैपिंग का। गाइडलाइंस देख लेते हैं कि माइंड मैपिंग की गाइडलाइंस कौन कौन सी हैं। तो माइंड मैप इज़ ओपन टू फ्री इंटरप्रिटेशन बाय ईच इंडिविजुअल, बिकॉज आप लोगों ने सिर्फ पॉइंट्स देने हैं, ठीक है। जब आप पॉइंट्स दे रहे हो तो आप लोगों की, फिर आप जिसको आप वो पॉइंट्स बना के दे रहे हो, जिसको आप विजुअल इन्फॉर्मेशन वो प्रोवाइड कर रहे हो माइंड मैप्स की, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट करता है। मीन्स कि वो उसको किस तरह से समझता है, वो उसको किस तरह से अपने पर्सपेक्टिव में चेंज करता है, ठीक है ना। किसी भी चीज़ को आप डिफरेंट तरीक़ों से इंटरप्रेट कर सकते हो। वही बात है ना, एक ग्लास ऑफ वाटर है जो कि हाफ फिल है, कुछ लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं कि ये हाफ फिल है, कुछ लोग उसको इंटरप्रेट करते हैं हाफ एम्प्टी है, ठीक है ना। तो माइंड मैप भी इसी तरह से ये एक पॉइंट्स होते हैं जिसको आप जब किसी को देते हो तो वो फ्री होता है इंडिविजुअल उसको इंटरप्रेट करने के लिए। वो उसको अपनी मर्ज़ी के तहत जो है वो उसके मायने जो हैं, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको अखज़ कर सकता है। Start in the center with an image of the topic
यूजिंग एट लीस्ट 3 कलर्स, वही बात आ गई, एट लीस्ट आप 3 कलर्स लिखें, जिसके अंदर जो है फर्स्ट जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सेकंड जो है वो मीडियम है या नॉर्मल इम्पॉर्टेंस है, और लास्ट जो है वो लेस इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। सेंटर से स्टार्ट होता है वो, अच्छा मैं आपको माइंड मैप बना के दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपका मेन आइडिया है, देन आप लोग इसको डिवाइड करें फर्दर 2 ब्रांचेस में, ठीक है। मीन्स के 2 पॉइंट्स आपने मेन पॉइंट्स लिख लिए, फिर आपको फर्दर इसको 3 पॉइंट्स में आप और डिवाइड करें। मैं आपको बेटा माइंड मैप की पिक्चर ज़रूर दिखाती, लेकिन मुझे जो है यहाँ पर पेस्ट करना जो है माइंड मैप की पिक्चर वो बहुत मुश्किल हो रहा था, दैट्स वाई जो है मैं वो अभी आपको नहीं दिखा पाई, लेकिन मैं कोशिश करूँगी नेक्स्ट में आप लोगों को मैं माइंड मैप की पिक्चर एक ज़रूर प्रेजेंट कर सकूँ, ताकि आप लोगों के लिए समझना जो है वो और ज़्यादा आसान हो जाए। तो होता क्या है कि इस तरह से एक स्ट्रक्चर फॉर्म बनती है ये माइंड मैप्स की। ये आपका मेन आइडिया है, ये जो सर्कल है, इसके बाद आपके 2 मेन ब्रांचेस निकली उसकी, यानी कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कह लें। फिर एडवांटेजेस में तो 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एडवांटेजेस थे, जिसका जो लास्ट वाला एडवांटेज था उसके आगे फर्दर 3 और टाइप्स निकली हैं। इसी तरह डिसएडवांटेजेस में भी जो है वो फर्दर 3 टाइप्स निकले, फिर उसमें से आगे फर्दर और 3 या 4 टाइप्स जो हैं वो और हमारे पास आई हैं। तो इस तरह से एक फॉर्म बनती है जिसे हम लोग माइंड मैप का नाम देते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप डिफरेंट कलर्स यूज़ करते हो। अब इसके अंदर जिस तरह से 2 मेन इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं, जैसे आप रेड कह लें, उसके बाद जो उसकी सब ब्रांचेस हैं उसको आप लोग ब्लू कह लें, उसके बाद जो उसकी भी सब ब्रांचेस है जो कि लीस्ट इंपॉर्टेंट होंगी उसे आप येलो कलर से जो है वो कलर फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। यूज़ इमेजेस, सिंबल्स, कोड्स एंड डायमेंशंस थ्रू आउट द माइंड मैप। इसके अंदर क्या होता है, आप लोग इमेज भी यूज़ कर सकते हैं माइंड मैप में किसी भी चीज़ को इंपॉर्टेंट साबित करने के लिए, सिंबल्स भी यूज़ होते हैं, कोड्स भी, डायमेंशंस भी। हम लोग माइंड मैप के अंदर हर चीज़ वो ऐसी इस्तेमाल करते हैं जिससे कि हमें पता लगे कि ये चीज़ जो है या ये टॉपिक या ये पॉइंट जो है ये कितना इंपॉर्टेंट है। तो फिर आप इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स भी, कलर्स भी, डायमेंशंस भी, वट एवर इट इज़, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है, जो चीज़ आपके लिए यूज़ करना आसान है, आप लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। सेलेक्ट कीवर्ड्स, कीवर्ड्स को सिलेक्ट करें, प्रिंट यूजिंग अपर और लोअर केस लेटर्स, यानी कि कीवर्ड सेलेक्ट कर लें और उसके बाद उनको अपर केस लेटर्स में या लोअर केस लेटर में प्रिंट आउट कर लें, ठीक है ना। या कि फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि जो जितने भी आपके इंपॉर्टेंट आइडियाज़ हैं, मेन आइडियाज़ हैं, उनको आप सबको अपर केस लेटर्स में लिखें, ठीक। ईच वर्ड इमेज मस्ट बी अलोन एंड सिटिंग ऑन इट्स ऑन लाइन। अब वही बात है, यहाँ पे अगर आप लोग जिस तरह मेन आइडिया है और उसके बाद ये 2 उसकी सब ब्रांचेस हैं, ये 2 जो हैं उसके आगे फर्दर डिटेल्स हैं, तो ये जो सी हैं एक पॉइंट एक ही जगह पर होगा, उसके बाद आगे फर्दर उसके 3 पॉइंट्स हैं, फिर उसके बाद आगे फर्दर उसके 3 पॉइंट्स हैं। तो हर वर्ड या हर इमेज जो होगा वो एक जगह पर एक ही होगा, अपनी लाइन पर वो एक ही जो है आइडिया जो है वो होगा, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाहे वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस तरह ये आपको मोबाइल है, इसके मैंने आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस बताए हैं, या यूजेस और मिस यूजेस बताए। तो यहाँ पे यूजेस है, यहाँ पे मिस यूजेस, एक लाइन पे एक एक पॉइंट है। फिर यूजेस भी 3 टाइप्स के बता दिए हैं, ठीक है ना। कम्युनिकेशन कह लें आप, उसके बाद सर्च के लिए कह लें आप, उसके बाद जो है आप लोग कह सकते हैं फॉर एंटरटेनमेंट कह लें आप, ठीक। अब यहाँ पे भी 3 यूजेस मैंने आपको बताया और तीनों लाइन्स पे 3 ही यूजेस होंगे, एक लाइन के ऊपर एक ही आइडिया होगा, एक लाइन के ऊपर एक ही पॉइंट होगा। द लाइन्स मस्ट बी कनेक्टेड, ये देखें तमाम लाइन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं, जैसे कि ये तमाम जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ये सारा का सारा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, क्योंकि इनका सेंटर ये है मिड में। स्टार्टिंग फ्रॉम द सेंट्रल इमेज, वही बात है, सेंटर इनका मिड है, सेंट्रल इमेज इनका मिड है, जिसके साथ तमाम स्ट्रक्चर जो है वो कनेक्टेड है। अच्छा, द सेंट्रल लाइन्स आर थिकर, ऑर्गेनिक फ्लोइंग, बिकमिंग थिनर एज दे रेडिएट आउट ऑफ देयर सेंटर। अब इसके अंदर क्या है, यहाँ पे तो मेरे पास क्योंकि अवेलेबल नहीं है, वरना होता ये है कि जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते हैं ना, इसका मतलब है आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो लेस इंपॉर्टेंट होती जा रही है। एक तो कलर्स भी चेंज होते हैं उससे लेस इंपॉर्टेंट से, और सेकेंडली क्या होता है कि जो सेंटर के करीब लाइन्स होती हैं, जिस तरह के आप देखें एक ट्री होता है, उसका जो ट्री के साथ जो मेन ब्रांचेज होती हैं वो जो होती हैं वो थिकर होती हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्रांचेस जो कि दूर जा रही होती हैं, जो ट्रंक से जो सा उसका एक बीच में जो ट्रंक होता है दरख्त का, मीन्स के जो लकड़ी होती है जिसने सारे दरख्त को सहारा दिया होता है, उससे जो लाइनें दूर जा रही होती हैं, जो शाखें दूर हो रही होती हैं उससे, वो उतनी पतली होती जा रही होती हैं एज़ कम्पेयर टू द ब्रांचेस जो कि उसके साथ मेन ट्रंक के साथ, मेन लकड़ी के साथ जो दरख्त है अटैच होती हैं। तो इसमें भी ऐसे ही होगा कि जो सेंटर के साथ अटैच होंगे आइडियाज़, वो लाइंस जो होंगी वो डार्कर होंगी, वो थिकर होंगी, और जौन सी लाइंस दूर हैं, जिस तरह ये 3 और ये 3, ये तीनों के तीनों जौन से 4 हैं, ये आप लोग लाइट लाइंस के साथ, थिनर लाइंस के साथ भी जो है वो बना सकते हैं।
मेक द लाइन सेम लेंथ एज द वर्ड और इमेज। अच्छा, यहाँ पे मेरी थोड़ी सी मिस्टेक ये है कि मैंने लाइंस के सबका जो है वो लेंथ सेम नहीं रखी, वरना आप लोगों ने क्या करना है, तमाम पॉइंट्स की, चाहे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाहे वो लीस्ट इंपॉर्टेंट है, उन सब की जो लेंथ है ना वो आप लोगों ने सेम रखनी है। किसी की लंबी और किसी की छोटी नहीं करनी, कोशिश करनी है सबकी लेंथ जो है वो सेम रहे। यूज़ कलर्स योर ओन कोड थ्रू आउट द माइंड मैप। वही बात है, आप कलर यूज़ करें, अपने कोड होंगे जो कि आपके, कौन सा कलर आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपके लिए कम इंपॉर्टेंट है, कौन सा लीस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग अपनी मर्ज़ी से डिसाइड कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि रेड ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, वो मैंने आपको अपनी आसानी से बताया है कि रेड मुझे लगता है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं रेड में सबसे ज़्यादा जो मेन आइडियाज़ होंगे वो फिल करूँगी। उसके बाद जो ब्लू है उसके अंदर मैं सपोर्टिंग डिटेल्स, और जो लास्ट में येलो होगा वो लीस्ट इंपॉर्टेंट आइडियाज़, जिनको मैं छोड़ना भी चाहूँ तो मैं छोड़ सकूँ। तो इसी तरह आप लोग भी कलर यूज़ कर सकते हैं अपनी आसानी से। जो कलर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उसे आप मेन आइडियाज़ में फिल कर दें, जो उसके बाद इंपॉर्टेंट लगे उसे आप उसमें ब्लू कर दें, और जो लास्ट लीस्ट इंपॉर्टेंट है उसमें आप येलो कलर कर दें। ठीक, तो माइंड मैप क्या होता है? माइंड मैप हर किसी को एक ऐसी विजुअल इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, उनका सेंटर जो है वो तमाम का अटैच होता है, पूरी फिगर जो होती है वो एक दूसरे के साथ अटैच होती है। उसके अंदर आप लोग सिंबल्स भी यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस भी, कोड्स भी, जिस तरह कलर को आप एज अ कोड यूज़ कर सकते हैं, सिंबल्स को आप एज अ कोड यूज़ कर सकते हैं, इमेजेस के कौन सा इमेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप वो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। आप जो है हर लाइन के ऊपर सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट आइडिया होगा, हर लाइन सिर्फ एक ही आइडिया शो कर रही होगी, चाहे वो इम्पॉर्टेंट है चाहे वो लेस इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो आइडियाज़ में मेन आइडियाज़ हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, जो कि सेंट्रल फिगर के साथ कनेक्टेड हैं, वो आप थिक लाइंस के साथ शो करोगे, और जो दूर हैं वो आप थिन यानी कि पतली लाइंस के साथ शो करोगे। और सेकेंडली जो लेंथ होगी जिसके जो आप यूज़ कर रहे हो डिफरेंट आइडियाज़ को शो करने के लिए, मीन्स कि ये जो लेंथ है जिसमें आप अपना स्ट्रक्चर बना रहे हो, माइंड मैप बना रहे हो, ये लेंथ तमाम लाइंस की, ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ जो है तमाम लाइंस की इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, किसी की लंबी और किसी की छोटी नहीं होनी चाहिए। आप डिफरेंट कलर्स यूज़ कर सकते हो अपनी आसानी से कि कौन सा कलर आपको कितना इंपॉर्टेंट लगता है, और फिर आप उसे अपने आइडिया में फिल करो। तो ये ईजी सी चीज़ है, ये जिस तरह से आप लोगों ने आउटलाइन बनाई थी बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन आउटलाइन में आप लोग जस्ट पॉइंट्स लिख देते हैं पेपर के ऊपर, जबकि माइंड मैप में आप क्या करते हो, आप स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, जिसकी वजह से जिसे जब कोई भी देखता है, कोई भी पढ़ता है, तो वो उससे अपनी इंटरप्रिटेशन, अपना पर्सपेक्टिव, अपना आइडिया जो है उससे जो है वो तख्लीक कर सकता है। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा की अगर हम बात करें कि हम डाटा को किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, माइंड मैप आपने बना लिया, अब आपका काम करना है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा का मतलब है कि आप डाटा को किस किस फॉर्म में प्रेजेंट कर सकते हैं। तो दिस रेफर्स टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इनटू टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स। अब हम लोग जो है टेबल्स, ग्राफ्स और चार्ट्स के ज़रिए अपना जो डाटा है वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि अक्सर जो डाटा होता है वो टेबल्स में भी बताया जाता है, चार्ट्स के ज़रिए भी, ग्राफ्स के ज़रिए भी। ये तीनों फॉर्म्स हैं फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, यानी कि आप लोग जो डाटा है जिसे आप विजुअल फॉर्म में प्रेजेंट करना चाह रहे हो उसको आप 3 तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। टेक्सचुअली भी प्रेजेंट कर सकते हो, फिर टेबल्स, फॉर्म्स और ग्राफ्स में भी जो है वो चार्ट्स में कर सकते हैं आप। सो दैट लॉजिकल एंड स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन कैन बी ड्राइव फ्रॉम द कलेक्टेड मेजरमेंट्स। ये आप किस लिए करते हैं डाटा को प्रेजेंट टेबल्स में, चार्ट्स और ग्राफ्स में? क्योंकि इसके अंदर आप लोगों ने फिगर्स, अक्सर जो हम लोग टेबल, चार्ट्स और ग्राफ्स में डाटा देखते हैं वो फिगर्स होती हैं, वो स्टैटिस्टिक्स होती हैं। तो वो इसलिए दी गई, आपको कहा जा रहा है कि आप एक लॉजिकल और स्टैटिस्टिकल कंक्लूजन जो है वो ईजीली जो है वो कंक्लूड कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो फ्रॉम द कलेक्टेड मेजरमेंट्स। यानी कि अगर आपको कोई भी टेबल या चार्ट या ग्राफ दिया जाए जिसमें स्टैटिस्टिक्स दी गई हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स बताए गए हैं, तो उसके थ्रू आप लोग जो हैं वो इजीली फिर जो हो अपनी कंक्लूजन जो है वो निकाल सकते हैं। जो आप मेजर्ड, जो कलेक्टेड मेजरमेंट्स हैं उनके थ्रू आप लोग जो इजीली अपनी जो है वो कंक्लूजन जो है वो आप लोग निकाल सकते हैं। डाटा में भी प्रेजेंटेड इन 3 मेथड्स। वही बात है, 3 मेथड्स हैं आपके पास डाटा प्रेजेंटेशन के। एक टेक्सचुअल है, टेबुलर है और ग्राफिकल है। मीन्स के टेक्स्ट, टेबल्स, ग्राफ्स और टेबल्स और चार्ट्स, या कि फिर टेबल्स सिर्फ और यहाँ पे ग्राफ्स हैं। ठीक है, टेबुलर में टेबल, यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट टाइप के टेबल्स होते हैं, ग्राफ्स हो गए, डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स होते हैं। टेक्सचुअल में सिर्फ टेक्स्ट होता है।
टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें कि इसके अंदर किस तरह से डाटा प्रेजेंट किया जाता है, तो द डाटा गैदर्ड आर प्रेजेंटेड इन ग्राफ फॉर्म, मींस कि ग्राफ की फॉर्म में डाटा प्रेजेंट किया जाता है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दी है, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ प्रेजेंट किए गए हैं। डाटा आर रिटन एंड रीड, ये हम लोग इसे राइट किया हुआ है ऑलरेडी और इसे अब हम लोग रीड करेंगे। ठीक है, वो डाटा जिसे आप राइट भी कर सकते हो, जिसे आप रीड भी कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ, उसे हम लोग कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड फिगर्स, वही बात है, इसके अंदर देखिए टेक्स्ट भी मौजूद है, इसके अंदर फिगर्स भी मौजूद हैं। ठीक है ना, तो ऐसा डाटा जिसे आप लोग पैराग्राफ की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसके अंदर जो है वो, जिसको आप रीड भी कर सकते हो, जिसे आप पैराग्राफ की फॉर्म में राइट भी कर सकते हो, जिसके अंदर टेक्स्ट भी मौजूद है और जिसके अंदर जो है वो फिगर्स भी मौजूद हैं, नंबरिंग भी मौजूद है, उसको हम लोग कहते हैं टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब ये देखें एग्जाम्पल है, आउट ऑफ 150 सैम्पल इंटरव्यूड द फॉलोइंग कंप्लेंट्स वर नोटेड। ठीक है, 27 फॉर द लैक ऑफ बुक्स इन द लाइब्रेरी, 25 फॉर द डर्टी प्लेग्राउंड, 20 फॉर द लैक ऑफ लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट्स एंड 17 फॉर अ नॉट वेल मेंटेन्ड यूनिवर्सिटी बिल्डिंग्स। यानी कि उन्होंने 150 लोगों का सैम्पल इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने उनसे अपने बारे में इंफॉर्मेशन मांगी होगी, उनकी कोई स्कूल या यूनिवर्सिटी होगी जिसके बारे में उन्होंने सैम्पल लिया इन इंटरव्यू का। मीन्स कि सैम्पलिंग का मतलब ये आप लोगों ने रैंडम लोगों से इंटरव्यू किया, यानी कि डिफरेंट स्टूडेंट्स से या उनके पेरेंट्स से आप लोगों ने इंटरव्यू किया, आपने 150 इंटरव्यू कंबाइन किए हैं। अब उसका रिजल्ट क्या निकला है, 27 लोगों ने किया है लाइब्रेरी के बारे में कंप्लेन के बुक्स नहीं है, 25 लोगों ने कंप्लेन किया है कि प्लेग्राउंड जो है वो साफ़ नहीं होता, 20 लोगों ने कहा है कि लेबॉर्ट्री में इक्विपमेंट्स नहीं है और 17 लोगों ने कहा है कि वेल मेंटेन्ड यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नहीं है। तो ये हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन आई है जिसके अंदर फिगर्स भी मौजूद हैं, टेक्स्ट भी मौजूद है, हमें स्टैटिस्टिक्स मिल रहे हैं पैराग्राफ को रीड करके। तो ये जो है ये टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन है, टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन है। टेबुलर प्रेजेंटेशन अगर हम देखें तो मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेड डाटा यूजिंग द स्टैटिस्टिकल टेबल्स, ये वो मेथड है प्रेजेंटेशन का जिसके अंदर हम लोग स्टैटिस्टिकल टेबल्स को यूज़ करते हैं। मीन्स कि हम टेबल यूज़ करेंगे जिसके अंदर स्टैटिस्टिक्स दिए होंगे, वो मैं भी आपको दिखाऊंगी। सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इन कॉलम्स एंड रोज़, इसके अंदर हम कॉलम्स और रोज़ बनाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्टैटिस्टिकल टेबल, अब एक टेबल के स्टैटिस्टिकल टेबल के स्पेशली कितने पार्ट्स होते हैं और कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, अब हम वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले टेबल की हेडिंग होती है जो कंसिस्ट ऑफ टेबल नंबर एंड टाइटल, जिसके अंदर टेबल का नंबर, आपने बुक्स में अक्सर साइंस की बुक्स में क्या दिया होता है, टेबल नंबर 5.1। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो है वो हेडिंग दी होती है, तो वही है टेबल की हेडिंग। टेबल की हेडिंग में यही होता है कि उसका नंबर बताया गया होता है और उसका जो है वो टाइटल बताया गया होता है। फिर आता है स्टब्स। स्टब्स क्या होता है, स्टब्स होता है क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज विच आर फाउंड एट लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी ऑफ टेबल। तो जो क्लासिफिकेशन और कैटेगरीज हमें लेफ्ट साइड ऑफ द टेबल मिलती हैं, मीन्स के टेबल की लेफ्ट साइड के ऊपर जो क्लासिफिकेशन हमें मिलेगी, जो हमें कैटेगरीज नज़र आएंगी, वो तो होती हैं स्टब्स। बॉक्स हेड, टॉप ऑफ द कॉलम जो होता है वो बॉक्स हेड होता है, बॉडी मेन पार्ट ऑफ द टेबल, इसके अंदर आप लोगों ने स्टैटिस्टिक्स और फिगर्स दी होती हैं। फुट नोट्स एनी स्टेटमेंट और नोट इंसर्टेड, यानी कि फुट नोट्स या और जो होते हैं वो आप एंड में देते हो, यहाँ इस जगह पे। मीन्स के पूरा चैप्टर मैंने समझा दिया, फिर मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड की है इस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो मैं यहाँ एंड में दूंगी फुट नोट्स। तो वही है एनी स्टेटमेंट और नोट इंसर्टेड, कोई भी नोट या कोई भी स्टेटमेंट जो है जो कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और ऐड कर रहे हो एट द एंड ऑफ द टेबल, तो वो फुट नोट्स होगा। सोर्स नोट, सोर्स ऑफ द स्टैटिस्टिक्स, आप लोग अक्सर सोर्स नोट भी ऐड कर देते हैं जो कि वो भी एंड में ही होता है, और वो क्या होता है, सोर्स बताता है आपको कि आपने ये जो स्टैटिस्टिक्स, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है हमें, ये जो स्टैटिस्टिक्स आपने हमें प्रोवाइड किए हैं, इनका सोर्स क्या है। ये देखें जी, आपके लिए मैंने इलस्ट्रेशन लिया है, यहाँ पे टेबल की हेडिंग, ये बॉक्स हेड है, यहाँ पे हम लोग जो है स्टब्स, ये रहे स्टब्स, यहाँ पे आप लोगों ने कैटेगरीज लिखनी है। ठीक है, इस जगह पे ये इस तरह से इसके सेगमेंट बने होंगे ना 3 या 4, तो यहाँ पे आपने कैटेगरीज लिखनी है। ये टेबल की हेडिंग है, यहाँ पे आपने टेबल का नंबर लिखना होता है, टाइटल लिखना होता है, जो कि टेबल हेडिंग होती है। ये बॉडी, ये सारी की सारी जो है ये हमारी बॉडी ऑफ द टेबल है। बॉक्स हेड मीन्स के हेडिंग्स, ये हेडिंग्स हैं हमारी डार्क ब्लू में। स्टब्स मैं आपको बता चुकी हूँ, स्टब्स यहाँ पे आप लोगों ने पुट आउट करने होते हैं। फुट नोट्स भी यहाँ नीचे आएंगे और सोर्स ऑफ डाटा भी नीचे आएगा, यानी कि फुट नोट्स मीन्स कि आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, कोई स्टेटमेंट दे रहे हो, या सोर्स ऑफ डाटा अगर आप बता रहे हो कि स्टैटिस्टिक्स आपने कहाँ से लिए, तो वो आप लोग एट द एंड ऑफ द टेबल जो है वो मेंशन करते हैं। अच्छा जी,
टोटल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय रीजन 2000, ये मैंने आपके लिए फॉर एग्जांपल है। अब ये देखें जी, यहाँ पे आपको ये इन्फॉर्मेशन मैंने जो है ये आप लोगों की टाइटल है, ये आप लोगों के स्टब्स हैं, यहाँ पे फुट नोट्स या सोर्स ऑफ डाटा मौजूद नहीं है। ये आप लोगों की जो है ये आप ये देख सकते हैं ब्लू में जो आपकी हेडिंग्स थी, ठीक है ना। ये आप लोगों की बॉडी है सारी की सारी, ये जिसके अंदर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स जो हैं वो पुट किए गए हैं और ये कैटेगरीज बताई गई हैं आपकी, ठीक है। अब होता क्या है कि ये जो पूरा का पूरा पैराग्राफ है, अगर इसके फुट नोट्स बताए गए हैं, कोई अगर इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन देनी हो तो वो आपको फुट नोट्स में दी जाती है। अगर आपको सोर्स बताना हो जहाँ से आपने ये तमाम की तमाम जो हैं ये गैदर किए हैं, इन्फॉर्मेशन स्टैटिस्टिक्स ली हैं, तो वो आप लोग जो हैं वो सोर्स ऑफ डाटा में बताते हो, लेकिन वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं थी तो वो इसलिए मैंने पुट नहीं की। आई होप कि अब आपको टेबल जो है वो क्लियर हो गया है। अब हम काइंड्स ऑफ ग्राफ्स एंड डायग्राम्स की बात करेंगे, ठीक है। बार ग्राफ्स होते हैं हमारे पास, लाइन ग्राफ्स होते हैं, पिक्टोग्राफ और पिक्टोग्राफ होते हैं। पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम ये दो तरह के होते हैं, ठीक है। यूज टू शो रिलेशनशिप कंपैरिजन बिटवीन ग्रुप्स। पाई और सर्कल ग्राफ भी होते हैं सच हमारे पास। बार ग्राफ जो होते हैं इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन ग्रुप्स, दो ग्रुप्स या उनसे ज़्यादा ग्रुप्स में जब हम लोग रिलेशनशिप शो करते हैं, कंपैरिजन शो करते हैं, तो उसे हम लोग बार ग्राफ का नाम देते हैं। पाई चार्ट शोज़ द परसेंटेजेस इफेक्टिवली, जब भी हम लोगों ने सिर्फ परसेंटेज शो करनी होगी ना किसी चीज़ की, कंपेयर और कंट्रास्ट नहीं करना होगा, जस्ट परसेंटेजेस में बताना होगा कि कितने परसेंट क्या काम हुआ, कितने परसेंट क्या काम हुआ, कितने परसेंट क्या काम हुआ। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ एकेडमिक्स का कोर्स आप लोगों का 30% कवर हुआ है और हिस्ट्री का कोर्स आप लोगों का 20% कवर हुआ है, जबकि जो शॉर्ट स्टोरी है उसका कोर्स आप लोगों का 40% कवर हो चुका है। तो मैं जो ग्राफ बनाऊँगी, पाई चार्ट जो मैं या सर्कल ग्राफ जो उसका बनेगा वो इस तरह से बनेगा। फिर इसके अंदर ये 50%, ये देखें जी 20% हो गया, 30% हो गया और ये 40% हो गया। ये आप लोगों को पाई ग्राफ है जिसमें मैंने सिर्फ परसेंटेज बताई है। लाइन ग्राफ जिसके अंदर आप एक लाइन होती है जो आपको मुसलसल जो है चेंजेस वो डिस्प्ले करती रहती है, जिस तरह के आपने कोरोना वायरस की देखा होगा ग्राफ इस तरह से इस तरह जा रहा है, ठीक है। वो एक लाइन है जो कि आपको बता रही होती है कि चेंजेस किस तरह से जा रही हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ और ये मुसलसल जो है ऊपर जा रहा है, ठीक। पिक्टोग्राफ और पिक्टोग्राम क्या होता है, स्मॉल आइडेंटिकल फिगर्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स कॉल्ड आइसोटोप्स इन मेकिंग कंपैरिजन। इसके अंदर आप क्या करते हो, स्मॉल जो हैं आप फिगर्स या आप लोग जो हो इमेजेस ले लेते हैं, फिर आप उन इमेजेस को यूज़ करते हो कंपैरिजन शो करने के लिए, ठीक है। मीन्स के फॉर आप कह सकते हो ये जो होता है देखने के लिए अच्छा होता है, तो इसके अंदर आप डिफरेंट फिगर्स या आप लोग जो हैं वो पिक्चर्स लेते हैं और फिर आप उन पिक्चर्स को लेकर उसका कंपैरिजन करते हैं। ईच पिक्चर प्रेजेंट्स अ डेफिनेट क्वांटिटी, और एक पिक्चर एक बंदा नहीं बल्कि एक पिक्चर जो है एक अमाउंट, एक क्वांटिटी जो है वो शो कर रही होती है। यानी कि अगर आपने रखा हुआ है कि एक पिक्चर 10 लोगों को शो कर रही है, तो वो जो आप पिक्चर लगाओगे तो उस पिक्चर का मतलब होगा 10 लोग। सेकेंड पिक्चर लगाओगे उसका मतलब होगा 10 लोग और, तो दो पिक्चर्स में 20 लोग हो जाएंगे। ओके ये आप लोगों के लिए मैंने ग्राफ है, बार ग्राफ। ये जो ग्राफ है ना, ये जो शेप है बेटा ग्राफ की, ये इसे कहते हैं हम लोग बार ग्राफ। ये देखें बार्स बनाई हुई हैं उन्होंने आपको डिफरेंट तरह की इन्फॉर्मेशन देने के लिए। ये आप लोगों का टाइटल है जिस तरह के आपने टेबल में पढ़ा, ठीक है। ये नंबरिंग बताई गई है, नीचे आप लोगों को सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे मौजूद है। सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उन्होंने बताया नहीं, ये सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन नहीं, उन्होंने नंबर बताया हुआ है कि ये जो ब्लू है ना, ये बार्स जो हैं ब्लू कलर के, ये ब्लू कलर के बार्स जो हैं ये नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं डिफरेंट डिजीज़ से, ठीक है ना। ये डिफरेंट डिजीज़ से नंबर ऑफ़ डेथ्स जो हैं ये रिप्रेजेंट हो रही हैं और साथ ईयर जो है या ये जो है कि ये साथ नंबरिंग है। ये हैं थाउजेंड्स के, 7000, 6000, 5000 बार कौन से नंबर पे रीच कर रहा है, ये देखें जी 3000 कुछ पे रीच कर रहा है, ये देखें आप, ठीक है ना। ये जो है ये इस पे रीच कर रहा है इस तरह से। तो ये बार्स हैं जिसके ज़रिए आप लोग जो हो इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टैटिस्टिक्स जो है वो प्रोवाइड करते हो। ये ग्राफ की जो शेप है ये याद रखिएगा, अगर आपको कल को कोई कह रहा है कि ये कौन सी टाइप ऑफ ग्राफ है तो आपको याद होना चाहिए कि ये बार ग्राफ है जिसके अंदर बार्स बने हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपके बार्स जो हैं वो इतने थिक ही हों, बार्स आप लोगों के जो हैं वो इतने भी हो सकते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बार ग्राफ है, ये चीज़ आपने सिर्फ याद रखें। ये शेप मैंने इसीलिए आपको दिखाई है ताकि आपको पता लग जाए कि ये जो है ये एक बार ग्राफ है या एक बार ग्राफ कैसा होता है। ओके ये देखें ये जो ग्राफ यहाँ पे बना हुआ है आपके सामने, ये जो है इसे आप पाई भी कह सकते हो या सर्कल ग्राफ भी कह सकते हो, यानी कि पाई ग्राफ या सर्कल ग्राफ। इसमें देख लें आपको परसेंटेजेस मिल रही हैं, यहाँ पे आपको और कोई नंबर नहीं मिल रहा, परसेंटेज में नंबर मिलेगा 62%, 14%,
24%, ठीक है ना, जिस तरह से मैंने आपको कहा था। और ये इन्होंने मेंशन क्या किया, इन्होंने आपको साथ कलर्स ही बताए हैं कि ये जो बिल्कुल लाइट ब्लू में है ये आपको डेंगू की वजह से हो रही हैं, जो हैं 3 लीडिंग कॉज ऑफ केस ऑफ चिल्ड्रन मोर्टेलिटी अमंग फ़िलिपिनोज़। ये फ़िलिपिनोज़ की एज है 5 से 9 जो हैं ये बच्चों की जो डेथ्स हो रही हैं या उसकी रीज़न क्या है, तो 14% डेंगू की वजह से हो रही हैं, ये जो है 24% जो है ये नमूनिया की वजह से हो रही हैं, और एक्सीडेंट्स जो हैं वो 62% हो रहे हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी आप लोगों को परसेंटेज बताई जा रही है, तो आप लोगों को अगर कल को इस तरह का पाए या सर्कल ग्राफ बनाना पड़ता है तो भी आप बनाने के काबिल हों, ठीक है। और अगर आप लोगों से पूछा जाए कि ये कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा, ये क्या चीज़ है, तो आपको पता होना चाहिए पाए या सर्कल ग्राफ है। ये देखें जी, ये लाइन बार है, ये लाइन ग्राफ है, ठीक है। इसके अंदर ये लाइन जो है जिस तरह मैंने आपको बना के दिखाई थी, ये लाइन जो है ये चेंज रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आपको नंबरिंग दी हुई है, यहाँ पे आपको ईयर दिया हुआ है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनरोलमेंट एट डेट केयर पीरियड बताया हुआ है। 1999 से 2006 तक किस तरह से बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, जो है वो डे केयर में किस तरह से बच्चे इनरोल हुए हैं। तो वो लाइन जो है वो शो कर रही है कि 40 से स्टार्ट हुआ, फिर पहले ऊपर गया, फिर ये दोबारा से नीचे आना स्टार्ट हो गया। तो ये जो है ये है लाइन ग्राफ। आप लोगों ने ये याद रखना है कि ये लाइन ग्राफ है। ये है पिक्टोग्राफ या पिक्टोग्राम जो होता है वो, ये देखें जी, एक फिगर है, ये एक फिगर जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है नंबर्स को, क्वांटिटी को, अमाउंट को। यहाँ पे 200, ये एक फिगर जो है ये 200 पीपल को रिप्रेजेंट कर रही है। वही बात ना, एक अमाउंट एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। एक फिगर एक इंसान को नहीं, बल्कि एक क्वांटिटी जो कि यहाँ पर 200 पीपल बताई गई है उसको रिप्रेजेंट करिए। तो ये फिगर 200 को रिप्रेजेंट करिए, ये भी फिगर 200 को रिप्रेजेंट करिए, ये भी फिगर 200 को, इस तरह से है ये, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर बताया गया है। क्लस्टर का मतलब ग्रुप होता है, ठीक है ना, ग्रुप। यहाँ पे है नंबर ऑफ पर्सनस हु हैव एक्सेसिव डिप्रेशन बाय क्लस्टर, ठीक है। तो फिगर नंबर 4 में वो बता रहे हैं कि जो है एक्सेसिव ग्रुप है जिसके अंदर डिप्रेशन है, ठीक है। ये वो फिगर है जिसके अंदर वो लोग हैं जिनको एक्सेसिव जो है वो डिप्रेशन का जो शिकार हैं। बहरहाल पिक्टोग्राम या पिक्टोग्राफ भी आपको पता लग गया, जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है यही फिगर हो सकता है कोई और किसी और तरह की शेप हो, किसी और तरह की फिगर हो, लेकिन यहाँ पे जो मुझे मिला था उसके अंदर ये फिगर बनी हुई थी, और वो फिगर जो है वो एक 200 पीपल को जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है ना। आई होप ईच एंड एवरीथिंग इज़ क्लियर। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी। थैंक यू।